नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण कालक्रम एवं घटनाक्रम को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। फटाफट आप इस माध्यम से क्रोनोलॉजी को लगा सकते हैं और सन के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। ठीक है, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नोट बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। इसमें गांधी चंपारण से खेड़ा गए अर्थात चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, यह 1916 में होता है। पहले चंपारण सत्याग्रह होगा, फिर खेड़ा सत्याग्रह होगा और दोनों 1916 में होगा। अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया अर्थात अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में होगा। खिलाफत करा के अर्थात खिलाफत आंदोलन 1920 में होगा। असहयोग कराया अर्थात असहयोग आंदोलन 1920 में होगा। इस तरह से अगर कार्यक्रम लगाने को कहा जाए कि निम्न में से सही कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन होगा। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग आंदोलन भी 1920 में होगा। आगे है नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। उसके बाद नमक आंदोलन होगा। नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह 1930 में होता है और देश छुड़ाना था भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस तरह से 7 प्रमुख आंदोलन और उनके कार्यक्रम को देखें। ठीक है, गांधी जी चंपारण से खेड़ा गए। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1920 और असहयोग आंदोलन 1920। नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। नमक आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, देश छुड़ाया अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। बाबर के द्वारा भारत के प्रमुख घटनाक्रम। बाबर ने भारत में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस से लड़ी और कौन जीता, इसको देख लेते हैं। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और घर जाकर 30 में मर गया। या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पानी पी, खाना खाया, घर चला, पानी पी, खाना खा, चल घरे। भोजपुरी में बोल सकते हैं, पानी पी, खाना खो, चल घरे। अर्थात पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और इसको याद करना है 26, 27, 28, 29, 1526, 1527, 1528 और 1529 और घर जाकर के 30 में मर गया अर्थात 1530। इधर से आप इसको याद कर सकते हैं, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगानों के बीच हुआ था। महमूद लोदी है, अफगान के बीच हुआ। तो ईरा में अफगान, ईरा में अफगान, इस तरह से याद कर सकते हैं। ई मतलब इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, में मेदिनी राय, अफगान। तो देख लेते हैं इसको। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है। 1527 खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। 1528 चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी अर्थात अफगानों के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगे देख लेते हैं, महमूद गजनवी के समय के विद्वान। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक हो जाएगा फूफा, एफ से फारूकी, यू से उतबी, एफ से फिरदौसी और ए से अलबरूनी। तो अगर हम फूफा याद कर लेते हैं तो महमूद गजनवी के समय जो प्रमुख विद्वान थे वो याद हो जाते हैं। एफ से फारूकी हो जाएगा और दूसरे एफ से फिरदौसी हो जाएगा, यू से उतबी हो जाएगा और ए से अलबरूनी हो जाएगा। इस तरह से महमूद गजनवी के समय के जो प्रमुख विद्वान थे वो फूफा थे, फिरदौसी था, फारूकी था, उतबी था और
अलबरूनी था। अगला, समुद्रगुप्त को दी गई उपाधियां। कौन सी उपाधियां समुद्रगुप्त को दी गई थी? नेपोलियन का अश्व, विक्रम कवि को 2। ये याद कर लेना है। समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई? नेपोलियन का अश्व है, विक्रम कवि को दे दो। नेपोलियन का अश्व है, विक्रम कवि को दे दो। अर्थात समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, अश्वमेधकर्ता कहा जाता है, विक्रमांक कहा जाता है और कविराज कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, अश्वमेधकर्ता समुद्रगुप्त, विक्रमांक समुद्रगुप्त, कविराज समुद्रगुप्त। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर। ठीक होगा, फिरोज हाफ्ता है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से प्रमुख नगर की स्थापना किया? ठीक होगा, फिरोज हाफ्ता है। फिरोज से हो जाएगा, फिरोज से हो जाएगा फिरोजाबाद और ज से हो जाएगा जौनपुर। हाफ्ता, हा से हो जाएगा हिसार और फतेह से हो जाएगा फतेहाबाद। तो 4 प्रमुख नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज हाफ्ता है, फिरोज से फिरोजाबाद, ज से जौनपुर, हाफ से हिसार और फतेह से फतेहाबाद। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। अगले प्रश्न आगे है, कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे? कनिष्क के दरबार में कौन कौन से दरबारी थे? इसको ट्रिक से देखेंगे। अश्व नाचे पांव पर। अश्व से हो जाएगा अश्वघोष, ना से हो जाएगा नागार्जुन, च से हो जाएगा चरक, पा से हो जाएगा पार्श और व से हो जाएगा वसुमित्र। अश्व नाचे पांव पे। अश्वघोष, अश्व से अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, पार्श और व से हो जाएगा वसुमित्र। अब सल्तनत काल के वंश को क्रम से देख लेते हैं, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रम याद करने का। गुल खिले तुम शायद लोगे। गुल तो खिल गया लेकिन तुम शायद ही इसे ले पाओगे। किसको? गुल को। गुल खिल गया लेकिन शायद ही इसे ले पाओगे। तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तुम से हो जाएगा तुगलक वंश और शायद से हो जाएगा सैयद वंश और लोगे से हो जाएगा लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इस तरह से ये वंश का क्रम हो जाएगा, 5 क्रम। अब इनकी समय या अवधि देख लेते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक होगा। 1206 से 1290 तक ये अवधि 84 साल की होगी। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, ये अवधि लगभग 30 साल की होगी। तो पहले 84 साल तक शासन हुआ गुलाम वंश में, फिर खिलजी वंश सबसे छोटा रहा 30 साल तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398 तक रहा, लगभग 78 साल तक तुगलक वंश का शासन रहा है। 84 साल तक गुलाम वंश का शासन और 30 साल तक खिलजी वंश का शासन। उसके बाद आता है सैयद वंश 1398 से 1451 तक, लगभग 53 साल तक सैयद वंश का शासन रहा। और लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक। 1526 में मुगल वंश आ जाता है, बाबर गद्दी पर बैठता है। तो लास्ट जो है 1451 से 50-26 75 साल लगभग लोधी वंश का हो जाएगा। 1451 से 1526 75 ईयर लगभग लोधी वंश। इस तरह से गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, सैयद वंश 1398 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। इस तरह से आज हम लोगों ने भारतीय इतिहास के प्रमुख कार्यक्रमों एवं घटनाक्रमों को देखा। इसी तरह के टिप के साथ आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।